चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन जो है एलबीटी लिमिटेड के बारे में यहाँ पे एलबीटीएल जो है बेसिकली एलबीटी लिमिटेड, इनके बारे में अपन रिसर्च रिपोर्ट आज स्टडी करेंगे। और फ्लो ऑफ बिजनेस ने न्यूज़लेटर बनाया है। हमने पर्सनली इनका ज़्यादा इनके बारे में सुना नहीं हुआ है, तो अगर आप लोगों ने सुना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बाकी ये हमने नहीं सुना हुआ है। और चलिए अब अपन शुरू करते हैं। फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर का रिपोर्ट है ये। आप लोग चाहें तो इनको सब्सक्राइब करके आप लोग भी यहाँ से न्यूज़लेटर की रिपोर्ट जो बेसिकली इनकी रिसर्च रिपोर्ट से ले सकते हैं। हमारे ओपिनियन में काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है। कूपन रेट जो है वो 7.70% का है। क्वार्टरली पेमेंट्स हैं इसमें और अनसिक्योर्ड है, ठीक है। रिडीमेबल है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और इसमें नेक्स्ट ड्यू डेट वगैरह दिया है, मेच्योरिटी साइज दिया हुआ है। रेटिंग दिया है AAA का, सिविल ने भी AAA दिया है, स्टेबल है ना। ICRA ने भी AAA, ऑल इंडिकेट हाई सेफ्टी, ठीक है। पेरेंट कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, अच्छा उसकी सब्सिडरी है 100%। अब ये एसपीवी जो एलबीटीएल है वो एक एसपीवी एस्टैब्लिश फॉर डेवलपिंग अ ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एट भुज, द्वारका एंड दगड़िया इन गुजरात। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये बेसिकली एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट है इनका, है ना। बॉन्ड्स में क्या होता है ना, बॉन्ड्स में अपने को और भी जगह अपने को सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं, और इन्होंने एक बहुत अच्छा अभी इसमें एडिशन किया है, वो आप लोगों को आगे, चूंकि ये रिपोर्ट एक बार हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे क्या है। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग परसेंटेज क्या है, एलबीटीएल होली ओन्ड बाय सब्सिडरी बाय अडानी इंडस्ट्रीज, तो ये है अच्छी चीज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, ठीक है। पेरेंटेज मतलब बेसिकली जिनकी सब्सिडरी है, तो अडानी इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, तो बड़ी कंपनी है। एश्योर्ड ऑफ टेक एंड रेवेन्यू स्टेबिलिटी, अब इसमें क्या है, द प्रोजेक्ट हैज लॉन्ग टर्म 35 ईयर ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट विद पावरिका लिमिटेड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी लिंक पेमेंट्स, ठीक है। अब पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है, बीइंग पार्ट ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम पेमेंट सिक्योरिटी अवेलेबल अंडर द पूलिंग मैकेनिज्म मैनेज बाय सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड CTU, ठीक है। अब सब्सिडरी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, जो मैकेनिज्म है टिपिकली इंश्योर टाइमली पेमेंट्स। उसके बाद क्या है, सेटिस्फैक्टरी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सिंस द कमीशनिंग इन September 2024 द प्रोजेक्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हेल्दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस विद लाइन अवेलेबिलिटी कंसिस्टेंटली अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ 98, ठीक है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छा है सिंस 2022 से। एडिक्वेट लिक्विडिटी ठीक ठाक है, बता रहे हैं। कंपनी एक्सपेक्टेड मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी प्रोफाइल विद सफिशिएंट कैश फ्लो एंड कवरिंग डेब्ट सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस। दिस सपोर्टेड बाय हेल्दी लाइन अवेलेबिलिटी, टाइमली पेमेंट रियलाइजेशन एंड प्रेजेंस ऑफ डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउंट DSRA, ठीक। अब रीफाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ रीफाइनेंसिंग एक्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECBs which is with these NCDs at lower fixed coupon which is expected to improve debt metrics। अच्छा चलिए अब क्या है, ये इन्होंने एक नई चीज इसमें ऐड की है, क्या क्या चीजों को लेकर ना कॉशियस रहना है। Why investor should be cautious before buying this bond। अब इसमें क्या क्या चीजों को लेकर क्यों इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना है, ये इस तरीके से इन्होंने इसमें अब ये ऐड किया है। और इनका कहना है बेसिकली ये अब हर बार हर रिपोर्ट के साथ में ये चीज बोलेंगे कि क्या क्या चीजों को लेकर आपको कॉशियस रहना है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ मेच्योरिटी है, ठीक। 17 ईयर्स की मेच्योरिटी पीरियड है। बॉन्ड इज हाईली ससेप्टेबल टू इंटरेस्ट इन्फ्लेशन। देखिए इतने लंबे समय तक अगर कोई बॉन्ड अगर मेच्योरिटी डेट दिया है ना, तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस का शिकार तो बनेगा थोड़ा बहुत क्या, कई बार ज्यादा भी बन सकता है। इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज सिग्निफिकेंटली इन फ्यूचर द फिक्स्ड रेट 7.70 बिकम लेस अट्रैक्टिव, ठीक है। मार्केट में उससे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये तो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, लीडिंग टू डिक्रीज इन बॉन्ड्स मार्केट वैल्यू, है ना। इन्वेस्टर होल्डिंग अंटिल मैच्योरिटी विल रिसीव द प्रिंसिपल बट दोज हु नीड टू सेल द मैच्योरिटी विद कैपिटल लॉसेस, ठीक है। बेचना चाहे तो कैपिटल लॉसेस होंगे। रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, कंपनी ओवर सच लॉन्ग पीरियड इंटरेस्ट रेट्स माइट फॉल, माइट कूपन रेट रिसीव वुड बी अर्न लोअर इंटरेस्ट, तो यही प्रॉब्लम को फिर से रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, है ना, की बात हुई है। इन्फ्लेशन रिस्क, प्रेडिक्टेबल इनकम होती है ऐसे तो फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स में, versus high inflation nearly 2 decades can erode the real value of both coupon payments and principal at maturity। इन्फ्लेशन है ना, फिक्स रिटर्न्स होते हैं, इन्फ्लेशन का परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो जो फिक्स रिटर्न एसेट्स हैं उसका वैल्यू घटता है ना, उससे जो रिटर्न आता है उसका वैल्यू घटता है, उसका प्रिंसिपल की भी वैल्यू घटती है, प्लस उसके जो इंटरेस्ट आएगा उसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है। जैसा दिखा रहा है बोथ कूपन पेमेंट एंड पेमेंट एट प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। लिक्विडिटी रिस्क, लॉन्गर डेट बॉन्ड्स स्पेशली दोज इन्वॉल्व प्राइवेट प्लेसमेंट्स might have lower liquidity in the secondary market if an investor needs to exit their position before maturity, finding buyer at the fair price could be challenging, ठीक है। लंबे क्या है ना, लंबे मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स को लेने में लोग बाग थोड़ा हिचकते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी इश्यूज है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चेंजेस, ये तो रहता ही। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, एनी एडवर्स चेंज इन द एनर्जी पॉलिसी, ट्रांसमिशन टैरिफ्स एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन कुड इंपैक्ट द कंपनी। फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क है, albeit mitigated by TSA, ठीक है। अब इसमें क्या है, while the TSA provides strong revenue visibility, unforeseen technical glitches, natural calamities and force majeure events could temporarily affect the transmission line availability and potentially impact the payments, ठीक है। Operational contingencies, while the current operational performance is a strong long-term operational risk
फॉर सच क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स ऑलवेज एग्जिस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस चैलेंज एंड इक्विपमेंट फेलियर और अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन। ऑपरेशनल कंटिजेंसीज रहती ही है एनर्जी सेक्टर में, ये कॉमन प्रॉब्लम है। हमने कम से कम हजारों रिपोर्ट पढ़ी है और ये फ्लो विजिलेंस की मेजॉरिटी रिपोर्ट्स हैं। ये लोग हमेशा इस चीज को मेंशन करते हैं कि जब भी कंपनी एनर्जी सेक्टर की है ना, तो उसमें आप देखिएगा ये 2-3 पॉइंट्स हमेशा आपको मिलेंगे। अब रिफाइनेंसिंग रिस्क एंड पुट ऑप्शन, ठीक है, क्या है ये? एनसीडी इंक्लूड्स अ पुट ऑप्शन एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द फर्स्ट डिसइंबर्समेंट, ठीक है, डिसबर्समेंट एंड एवरी 5th year thereafter. दिस मीन्स द इशूअर जो एलबीटी है has option to buy back the bond from investor if interest rate falls significantly. The issuer might exercise this option. समझ रहे हैं चीजों को? अगर मान लीजिए कि अब फिर से एक बार आप लोग बता देते हैं कि एनसीडी इंक्लूड्स अ पुट ऑप्शन एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द फर्स्ट डिसइंबर्समेंट। तो 5 साल का यहाँ पे पुट ऑप्शन लगा हुआ है। तो हर 5 साल के बाद ना इशूअर के पास में एक ऑप्शन होता है बाय बैक का। तो उस वक्त अगर मान लीजिए कि वो इन्वेस्टर से बाय बैक करता है और इंटरेस्ट रेट फॉल होता है सिग्निफिकेंटली, तो इशूअर माइट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन एंड फोर्सिंग इन्वेस्टर्स टू रीइन्वेस्ट देयर प्रिंसिपल एट लोअर प्रिवेलिंग रेट्स। पहले से कम रेट पे आपको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा, थस एक्सपोजिंग देम टू रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। फिर उसका कन्वर्सली द लेंडर हु हैज द राइट टू आस्क द कंपनी टू रीपे द लोन इफ द क्रेडिट rate falls below BBB+. While this offers some protection to the bondholder, it also highlights the potential for refinancing risk for the company if its rating deteriorates. है ना, रीफाइनेंसिंग की तैयारी अगर कंपनी कर रही होगी तो उस समय जब रेटिंग गिरेगी तो उसके बाद भी आपका जो मनी है वो सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज को आई होप आपको समझ में होगा। फिर है कंसंट्रेशन रिस्क। Concentration risk क्या होता है? For some investor who are heavily concentrated their portfolio on single bond, especially those who are specific sector or group, जैसे अडानी ग्रुप का है, ठीक है। This is inherent concentration risk. ये देयर इज एन इनहेरेंट कंसंट्रेशन रिस्क। कभी भी ना अपना पोर्टफोलियो इनका यही रहता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए नई नई चीजों के बारे में भले हर जगह नहीं बट स्टिल अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखते हुए, जैसे इन्होंने क्लियर बता दिया कंसंट्रेशन रिस्क है इसमें। While Adani Energy Solution is a robust entity, any broader negative sentiment and issues impacting the group could indirectly affect investor participation of its subsidiary bonds irrespective of the standalone performance, ठीक है। कोई भी नेगेटिव न्यूज ओवरऑल इफेक्ट करेगी अगर कंसंट्रेट केवल सारा का सारा पोर्टफोलियो इसी तरह बॉन्ड में रखा जाए। अनसिक्योर्ड नेचर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी नजर में, डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड व्हाइल AAA रेटिंग रिफ्लेक्ट्स द इशूअर स्ट्रांग क्रेडिटवर्दीनेस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन द डिफॉल्ट सिनेरियो। हालांकि ये इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए उतना नहीं है वो करता है, इफेक्ट करता, बट स्टिल ये एक बड़ी चीज होती है अगर मान लीजिए कि डिफॉल्ट करती है कंपनी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टिपिकली हैव लोअर क्लेम ऑन एसेट्स कंपेयर टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। ये अपने को आई होप आइडिया होगा। कंक्लूजन में क्या है? कैरीज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट बैक बाय रोबस्ट पेरेंट कंपनी, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट, स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। द फैक्टर इंडिकेट अ हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। हाउएवर एक्सट्रीमली लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड इंडिकेट्स लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क है और इन्फ्लेशन रिस्क है। इन्वेस्टर लॉग इन टू स्पेसिफिक नियरली 2 decades है ना, 17 साल का समथिंग है ना, तो मेकिंग देम वल्नरेबल टू द चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट। एडिशनली द बॉन्ड्स आर अनसिक्योर्ड नेचर एंड इशूअर्स पुट ऑप्शन एंड लेयर्स ऑफ कंसिडरेशन। अब रिकमेंडेशन के तौर पे एसेस देयर इन्वेस्टमेंट होराइजन, ठीक है, कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या 15 साल से ज्यादा का रख सकते हैं क्या? अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, भाई इतने लंबे समय के लिए ना इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी और भी बड़ा फैक्टर हो जाता है। फिर कंसीडर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फैक्टर ऑफ पोटेंशियल इन्फ्लेशन एरोड्स द रियल रिटर्न ऑफ द ओवर सच लॉन्ग पीरियड, ठीक है। डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, अवॉइड ओवर कंसंट्रेटिंग। ये तो एक कॉमन सी चीज है जो ओवर कंसंट्रेशन कभी भी नहीं करना चाहिए, एक ही पे नहीं, हमेशा अपना डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। और कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इट इज हाईली रिकमेंडेड टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट विद अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योर अलायंस विद इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स एंड ओवर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। ये एक बात इन्होंने यहाँ पे बता दी। अब इसके बाद इन्होंने एक बार फिर से वही बात लिखी है कि ट्रिपल सजेस्ट ड्यूरेशन लॉन्ग टू शेयर इन्वेस्टर प्रोसीड विद कॉशन थ्रू अंडरस्टैंडिंग और पोटेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो इसमें यही है, ये ओवरऑल यहाँ पे ये इनकी रिसर्च रिपोर्ट थी, हमारे ओपिनियन में अच्छी रिसर्च रिपोर्ट है। इतने लॉन्ग टर्म बॉन्ड से हम पर्सनली ऑफकोर्स सिर्फ हमारे लिए, आप लोग अपना डिसीजन खुद इसमें बनाएंगे, अपनी रिसर्च पे आप इसमें कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए, जैसी बात है। ओवरऑल ये इतना लॉन्ग टर्म है कि केयरफुल रहना ही अच्छा रहता है इतने लंबे बॉन्ड्स, इतने लंबे समय के बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। तो इतना ही है फिर, है ना। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो अगर आप लोग चाहें तो इनको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, इनके न्यूज़लेटर को। यहाँ पे ये इनका हमारे पास ये 5 साल वाला प्लान ही है, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस और आपके जो क्वांट ट्रेडिंग वगैरह होता है, एल्गो ट्रेडिंग पे रिसर्च, बहुत बढ़िया रिसर्च ये लोग कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। ये सब जैसे क्या है, ये इनका 5 साल में एक बार पे करना होता है 8,800, 3 साल में एक बार पे करना होता है 4,500, या फिर हर साल वाला इनका 2,200 का, ठीक है। जो भी है, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, अच्छा न्यूज़लेटर है, बहुत काम आएगा। चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।